Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your medicopathology or microbiology as well as anatomy mentor. So today's video is about the next part of our coronavirus COVID-19 SARS-CoV-2. So we will start the clinical features, how the patient present. So basically the incubation period आपने इसका जरूर याद रखना, that is 5 to 6 days, very small incubation period. एंड इट इज लॉन्ग एज 14 डेज। ये 14 डेज क्वेश्चन आता है, अगर ऑप्शन में 5 to 6 डेज नहीं होगा तो 14 डेज ऑप्शन होगा। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। जो क्वारंटाइन होता था है ना, जो हम करते थे इन द कोविड की, कोई बाहरली कंट्री से आया है तो अगर उसको हमारी कंट्री में एंटर होना है, या कोई इंडियन किसी बाहरली कंट्री में जाता था तो अगर उसको किसी XYZ कंट्री में एंटर होना है तो उसको कितने दिन का क्वारंटाइन करना पड़ता था? दैट वाज 14 डेज। अगर 14 डेज में सिम्टम्स आएंगे तो हम उसका कोविड चेक करवाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, भाई तो ठीक है। सो क्वारंटाइन इज ऑफ 14 डेज। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज ऑफ 14 डेज. So the majority of the cases of COVID was asymptomatic. But when the symptom is shown, the patient will present with fever, cough with expectoration, that is productive cough, sore throat, shortness of breath, rhinorrhea, diarrhea. Rhinorrhea क्या होता है? नाक बहना. And shortness of breath, there can be breathlessness, there can be dyspnea, diarrhea. और एक चीज यहां पर जो नहीं मैं लिखा है बट आप लिख सकते हो, that is loss of taste and smell. ये भी काफी पेशेंट्स ने रिपोर्ट की, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. यू कैन राइट इन योर नोट्स, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. क्लिनिकल स्टेजेस. अब हमने ना कब पेशेंट को कहना है कि तेरे को माइल्ड डिसीज है या तेरे को मॉडरेट है या तेरे को सीवियर है, तो इसके सिम्टम्स पे हमने उस पेशेंट को क्लासिफाई करना है कि उसको माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर डिसीज है. अगर उसको, कब आपने उस पेशेंट को माइल्ड डिसीज बोलना है? व्हेन देयर इज ILI. व्हाट इज ILI? प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज ILI. दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस. ऐसे सिम्टम आ रहे हैं जैसे खांसी जुकाम के आते हैं, वही सोर थ्रोट, फीवर, रेडनेस ऑफ आईज, फीवर, फटीग, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, कफ, है ना, विदाउट dyspnea, that is no breathlessness, and SpO2 is more than 94%. this is very important. हम ऑक्सीमीटर लगाते थे कोविड में, ऐसे जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उधर वी वर पुटिंग सम दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसका ऐसे मुंह खोलते थे, ऐसे बीच में इंडेक्स फिंगर डालते थे और ऐसे ऊपर रीडिंग आ जाती थी कि कितने परसेंट ऑक्सीजन है. तो 96% सबसे ज्यादा अच्छी होती है, 96 से ऊपर हो. But when the SpO2 is more than or equal to 94%, then that is a safe category, and that is known as mild disease, ILI without dyspnea. मॉडरेट डिसीज क्या होगी? मॉडरेट डिसीज, अब पेशेंट को निमोनिया हो चुका है. निमोनिया का मतलब क्या है कि अब लंग्स तक पहुंच चुका है, अब लंग्स तक पहुंच चुका है. तो माइल्ड मॉडरेट में क्या होता है? देयर इज ILI प्लस एनीवन, इनमें से एक या एक से ज्यादा, इनमें से एक या एक से ज्यादा. सो डिसिप्निया हो सकता है, SpO2 is less than or equal to 93% and respiratory rate is more than 24% per minute. कि अब पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन ब्लड में कम हो गई है, क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ है? ARDS हुआ पड़ा, निमोनिया हुआ पड़ा, है ना. तो अब पेशेंट क्या करेगा? हाइपर वेंटिलेट करेगा. बॉडी क्या करेगी? बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन, बाहर से ज्यादा एयर लेने की कोशिश करेगी, है ना. अब पेशेंट क्या करेगा? हाइपर वेंटिलेट करेगा. हाइपर वेंटिलेट करने की वजह से अब वो ब्रेथ से जल्दी लेगा, जल्दी ब्रेथ्स लेगा. इट विल इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट का लेना देना माइल्ड डिसीज में कुछ नहीं था, ठीक है ना. ब्रेथलेसनेस थी ना, रेस्पिरेटरी रेट वॉज इंक्रीजिंग. बट मॉडरेट में ILI तो हो गई होगा, इन्फ्लुएंजा हो गई होगा. इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन होती है, ना कि इन्फ्लुएंजा वायरस इंफेक्ट कर देता है. एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो मैंने आपको वीडियो डाल दी है, ठीक है. इन्फ्लुएंजा वायरस एक अलग वायरस है, वो भी इन्फ्लुएंजा करता है, उसके नाम पे ही सारा कुछ पड़ा है. बट ILI यहां पर लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे इन्फ्लुएंजा में हमारे पास सिम्टम्स आ रहे थे, वैसे सिम्टम्स ही अब हमारे पास किसी और इन्फेक्शन में आ रहे हैं. कोरोना में भी आते हैं, EBV में भी आते हैं ना, और सारी इन्फेक्शन में आते हैं. ये नहीं कि इन्फ्लुएंजा आगे इन्फेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. सीवियर डिसीज कब मैं बोलूंगा? क्लिनिकल साइंस ऑफ निमोनिया. क्लिनिकल साइंस ऑफ निमोनिया क्या है कि आपने चेस्ट एक्सरे करा के देखा, उसके एक्सरे में ऐसे व्हाइट ओपेसिटीज वर सीन,
जैसे मैंने आपको हमेशा फर्स्ट वीडियो में दिखाता हूं कि ऐसे व्हाइट व्हाइट ओपेसिटीज आर सीन, ऐसे व्हाइट 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 आपको अगर लंग्स में दिख रहा है, ब्रेथलेसनेस है, फीवर है, तो आप क्या कह सकते हैं इसको क्लिनिकल साइंस ऑफ निमोनिया। आपने स्टेथोस्कोप लगा के देखा, ऑस्कल्टेशन में आपको एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स आर हर्ड, है ना। और क्या सिवियर डिसीज के सिम्टम्स हैं, एनीवन। और क्या हो सकता है, एक तो निमोनिया के क्लिनिकल फीचर होंगे साथ में SpO2 इज लेस देन 90% एंड रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 30% और 30 पर मिनट, मोर देन 30 पर मिनट। तो ये डाटा को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने अगर क्लिनिकल फीचर्स लिखे हैं कोविड के तो आपने ये जरूर लिख के आना है, दीज आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लैब डायग्नोसिस। तो सैंपल कलेक्शन कौन सा लोगे, कौन सा लेते थे, वी वर टेकिंग थ्रोट और नेजल स्वैब्स विच वर द आइडियल स्पेसिमेन, विच आर द आइडियल स्पेसिमेन, आइडियल स्पेसिमेन। और कौन कौन से ले सकते हो, अब कोई वेंटिलेटेड पर्सन है उसका आप थ्रोट स्वैब नहीं ले सकते, तो आप क्या ले सकते हो, बाल ले सकते हो, एंडोट्रेकियल एस्पिरेट ले सकते हो, क्योंकि जो आप ट्रेकिया के अंदर एक ट्यूब छोड़ोगे उससे आप सैंपल ले सकते हो, दैट इज एंडोट्रेकियल एस्पिरेट इन वेंटिलेटेड पेशेंट्स। बट आइडल क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है कि कौन सा सैंपल है जो आइडल है, जो सबसे बेस्ट है फॉर द कोविड, दैट इज माय थ्रोट एंड नेजल स्वैब्स। जो थ्रोट स्वैब हम कहां से लेते हैं, दैट इज ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, बिल्कुल एंड में आपने लेके जाना है अपना स्वैब। रियल टाइम पीसीआर, रियल टाइम आरटीपीसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीपीसीआर, रियल टाइम आरटीपीसीआर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सबसे बेस्ट तरीका ये है। ओके, so conventional RT-PCR, real time RT-PCR takes more time, but automated Gene Expert and TrueNAT, ये Gene Expert TrueNAT was also available for the TB, TB के लिए भी Gene Expert and TrueNAT available था, which was also a advanced PCR। यही Gene Expert and TrueNAT is also available for the COVID, takes less time, it targets at least 2 genes। इसने 2 genes को तो टारगेट करना ही करना है, 2 genes पे तो काम करना ही करना है, समझ रहे हो। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में क्या निमोनिक कराया, मेंस, MENS। इन चारों में से एक ना एक को तो करेगा ही करेगा। और 2 जीन्स और कौन कौन सी है, दैट इज RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज RDRP एंड ओपन रीडिंग फ्रेम्स 1AB, ओपन रीडिंग फ्रेम्स 1AB। ये 6 में से कोई भी 2 जीन्स को ये मेरा RT-PCR डिटेक्ट करेगा। अगर आप एक जीन को डिटेक्ट करते तो वहां पर जो मेरा फॉल्स नेगेटिव, गलत, फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए हमने ऐसी मशीन्स डेवलप की जिसमें एटलीस्ट वो 2 जीन्स को टारगेट करेगा। 2 जीन्स अगर पॉजिटिव होंगे तब हम बोलेंगे कि पेशेंट को कोविड है। ओके, तो हर जगह पे अलग अलग वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट जीन्स। अगर आप ऊपर मान लो कश्मीर में हो तो मान लो वहां पर M और RDRP यूज कर रहे हैं जीन डिटेक्ट करने। आप कन्याकुमारी में हो, कन्याकुमारी में मान लो E और ORF1AB जीन यूज कर रहे हैं, दोनों सही है, दोनों सही है। एटलीस्ट 2 जीन्स को आपने टारगेट करना है, फिर आपने बोलना है कि पेशेंट को कोविड है कि नहीं है। एंटीजन डिटेक्शन by ICT and ELISA in which N proteins is target, that is nucleocapsid protein is target. Antibody detection not for clinical diagnosis, very important। एंटीबॉडी डिटेक्शन आपने डायग्नोसिस के लिए नहीं करनी है, आपने फिर किसके लिए करनी है, क्यों हम इसको ले रहे हैं, ओनली फॉर सर्वेलेंस, ओनली फॉर सर्वेलेंस। हाई रिस्क ग्रुप है, एक हॉस्पिटल में आपने टेस्ट करवाना शुरू किया, आप वहां पर एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हो सिर्फ सर्वेलेंस के लिए, बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं, कंफर्मेटरी टेस्ट अल्टीमेटली RT-PCR ही करना है। तो सीधा मैं यही क्यों ना कर लूं, क्यों मैं ये बकवास सी चीज बनाऊं एंटीबॉडी डिटेक्शन, समझ रहे हो, मैं सीधा यही टेस्ट क्यों ना कर लूं, RT-PCR ही है, इजीली जल्दी आ जाएगा रिजल्ट। ये एंटीबॉडी डिटेक्शन करूं फिर मैं RT-PCR की तरफ जाऊं, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं। तो इसलिए एंटीबॉडी डिटेक्शन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, एलाइजा इसका कहीं पर नहीं मिलता आपको ज्यादातर, सभी जगह इट इज माई रियल टाइम RT-PCR फॉर द कोरोना वायरस कोविड-19। वायरल कल्चर ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो करवाई है कोविड की
तो मैंने एक चीज आपको बोली थी कि एक साइटोकाइन आपने जरूर याद रखना है, बाकी चाहे सारे भूल, मतलब बाकी भी याद रखने हैं बट एक तो बिल्कुल याद रखना है, दैट इज एलिवेटेड इंटरल्यूकिन 6। आपने लंग एस्पिरेट में से या ब्लड में से इंटरल्यूकिन 6 की जब वैल्यू करवाई तो उसकी जो अमाउंट होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया, कोविड-19 हो सकता है। कोई और निमोनिया में भी साइटोकाइन स्टॉर्म आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बैक्टीरियल निमोनिया में भी आ सकता है। बट सबसे ज्यादा जब आप अब पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक में तो अगर एलिवेटेड IL-6 है या ब्रेथलेसनेस है तो हम कहां क्या सोचते हैं कि सीधा इसको कोविड ही हो सकता है। और एलिवेटेड डी डाइमर, ये एलिवेटेड डी डाइमर इज सिंपल ब्लड टेस्ट, बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट है। और इससे आपको क्या पता लगता है कि हाँ कोएगुलेशन ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है, कोएगुलेशन ज्यादा हो रही है। और साथ में पेशेंट के सिम्टम्स भी ऐसे हैं, ब्रेथलेसनेस है, फीवर है ना, तो इट अल्टीमेटली हमें पता लग रहा है कि शायद इसको कोविड हो सकता है। सीटी स्कैन में आपको क्या दिखती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। आप अपने डॉक्टर के पास जिसको कोविड हुआ होगा और उनका कोविड अगर लंग्स तक पहुंच गया तो सबसे पहले डॉक्टर ऑर्डर्स कि जाओ आप अपनी सीटी करवा के आओ। तो सीटी में आपको क्या दिखेगा कि ये लंग्स हैं, वैसे ब्लैक ब्लैक दिखते हैं मुझे, बट यहां पर सीटी में मुझे कुछ व्हाइटिश व्हाइटिश ज्यादा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये व्हाइटिश व्हाइटिश ज्यादा दिख रहा है। दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लामेशन एंड इसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आपको और कितनी इंफेक्शन में मिल सकती हैं, बट अगर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आपको क्वेश्चन आया है और आपको एक इन्फेक्शन पूछी है और उस इन्फेक्शन में कोविड का ऑप्शन दिया हुआ है तो अल्टीमेटली आंख बंद करके कोविड मार्क करके आ जाओ। हाँ, वहां पर सीटी जरूर ही ना होने चाहिए। अगर हम वहां पर आपको MRI बोल रहे हैं आप कंफ्यूज करने के लिए तो आंसर कुछ और हो सकता है, बट हाँ अगर उन्होंने सीटी लिखा है और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी लिख दिया तो सीधा आंसर कोविड करके आओ, ठीक है। और भी कितनी जगह पे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखती हैं, बट मोस्ट रिलायबल आंसर जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है दैट इज कोविड। तो ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए अभी तक। तो वैसे COVID-19 can be managed by home isolation, indicated for asymptomatic or mild cases without risk factors. हॉस्पिटलाइज किसको करना है, इंडिकेट फॉर द मॉडरेट एंड सीवियर केसेस। ये मैंने आपको सारी क्लासिफिकेशन करवाई है ना, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर मॉडरेट और सीवियर है तो आपने हॉस्पिटलाइज करना है, माइल्ड में आपको सिर्फ होम आइसोलेशन ही करनी है। और साथ में किसी को अगर डायबिटीज है, इम्यूनोसप्रेशन है, मेलिग्नेंसी है तो आपने उसको करना है हॉस्पिटलाइज। ड्रग्स यूज कौन कौन से हैं, स्टीरॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्फ्लामेशन हो रही है, ग्लूकोस्टीरॉइड से दो, प्रेडनिसिलोन, डेक्सामीथाजोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सारे ग्लूकोस्टीरॉइड से दो, दीज आर एंटी इंफ्लामेटरी। अगर आपने इन्फ्लामेशन ही कम कर दी तो आप साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक दोगे। अगर साइटोकाइन स्टॉर्म रुक जाएगी तो ARDS नहीं होगा, ARDS नहीं होगा तो एल्वेलाई खराब नहीं होगा, सांस लेते रहेगा और अल्टीमेटली बाद में विद टाइम कोविड अपने आप एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू द ड्रॉपलेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स बिकॉज दे आर एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेमडेसिविर। So remdesivir, we use the remdesivir in the severe cases, not in normal cases. Normal cases में we do only steroids. And next is tocilizumab. Tocilizumab is antibody, monoclonal antibody against the IL-6 receptor. अब इंटरल्यूकिन 6 इज अ मेन साइटोकाइन। उसने जिस रिसेप्टर पे लगना है वही रिसेप्टर खराब कर दो, उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बना दो कि एंटीबॉडी उस रिसेप्टर को जाके डिस्ट्रॉय कर दे और इंटरल्यूकिन 6 एक्ट ही नहीं हो पाएगा कभी एल्वेलॉय पे, जिसकी वजह से कभी इन्फ्लामेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी, इट विल लीड टू द सस्टेनमेंट ऑफ द लाइफ। और रेमडेसिविर क्या करता है, वायरल RNA पॉलीमरेज को खराब करता है। और ये टोक्लिजुमैब है, ज्यादातर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वी डू इन द वी गिव इन द सीवियर केसेस ओनली। अदर्स क्या क्या देने हैं आपने, सप्लीमेंट ऑक्सीजन दोगे, ऑब्वियसली दोगे। अगर SpO2 अब उस बंदे का कम हो रहा है तो ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ेगी। एंटी कोएगुलेंट्स दोगे अगर उसको कोएगुलोपैथी है, डी डाइमर इज इंक्रीज, अगर डी डाइमर उसका इंक्रीज है मतलब उसकी बॉडी में कोएगुलेशन हो रही है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट है, DIC में जा सकता है पेशेंट, आपने DIC को रोकना है तो आप एंटी कोएगुलेंट्स दोगे, है ना। यू विल लर्न एंटी कोएगुलेंट्स इन योर फार्माकोलॉजी, ठीक है। एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसको ऑक्सीजन से फर्क नहीं पड़ रहा है अब उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी पड़ेगी बाय एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन, अब है कोविड-19 की वैक्सीनेशन। तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट अब तक सबको लग गई होगी, जिसको नहीं लगी है गो एंड टेक देयर वैक्सीन बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी।
Okay, so COVID-19 vaccination is indicated for all the individuals above or equal to 15 years. 15 साल या 15 साल से बड़े individuals must get the COVID-19 vaccine. तो basically 3-4 types की vaccine is there. So first is viral vector vaccine. Viral vector vaccine क्या होता है कि आपने कोविड का वो लिया, कोई छोटा सा पार्ट लिया, कोरोना वायरस का कोई छोटा सा पार्ट लिया, उसको आपने किसी और वायरस के अंदर जाके आपने उसका छोटा सा पार्ट लिया, उस पार्ट को आपने किसी और वायरस के अंदर डाल दिया और ये वायरस को आपने इंजेक्ट कर दिया हमारी बॉडी में। अब वो छोटा सा जो पार्ट हमारे अंदर गया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज बना लेगी, जिसकी वजह से अब नेक्स्ट बारी जब कोई वायरस आएगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी विल बी रेडी। सो वायरल वेक्टर वैक्सीन आरएनए कोडिंग फॉर स्पाइक प्रोटीन। तो हम वायरस का ऐसा आरएनए डालते हैं जो स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। इंसर्टेड इनटू द वेक्टर रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए कोडिंग फॉर द स्पाइक प्रोटीन। ओके, सो कौन सी वैक्सीन है जो हमारी वायरल वेक्टर वैक्सीन है? कोविशील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अडीनो वायरस को टारगेट करती है। अडीनो वायरस के हमने क्या करना है? कोविशील्ड में करना है, ये अडीनो वायरस है मेरा, स्पेस फील्ड साइड शेप होती है इसकी, इसमें आपने स्पाइक प्रोटीन का आरएनए डाल देना, ऐसे आरएनए डाल दिया जो स्पाइक प्रोटीन को कोड कर रहा है। अब ये अडीनो वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया, ये आपकी बॉडी के अंदर गया और ये अडीनो वायरस टूट गया और बीच में ये जो मेरा स्पाइक प्रोटीन का आरएनए था ये फ्री हो गया। ये क्या हो गया? फ्री हो गया। इसने आगे स्पाइक प्रोटीन्स बनाए हमारे बॉडी के अंदर जाके और ये स्पाइक प्रोटीन्स हमारी बॉडी ने सेंस किया और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली। इसके अगेंस्ट क्या बना ली? एंटीबॉडीज बना ली। अब हमारे बॉडी में अगर कोरोना वायरस आएगा तो हमारी एंटीबॉडीज पहले ही रेडी बैठी है स्पाइक प्रोटीन को तोड़ने के लिए, वो सीधा जाके स्पाइक प्रोटीन को तोड़ देंगे। अगर स्पाइक प्रोटीन ही टूट जाएगा तो कभी वायरस अटैच ही नहीं हो पाएगा, अगर वायरस कभी अटैच नहीं हो पाएगा तो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, so Covishield is an example, Sputnik is an example, and Incovac. Incovac is an only nasal vaccine and it is given only after 18 years of age. ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो सिर्फ नेजल कोविड वैक्सीन है, जो हम नेजल रूट से देते हैं? दैट इज Incovac, वेरी इंपॉर्टेंट। कोविशील्ड भी पूछते हैं, Incovac भी पूछते हैं। नेक्स्ट इज किल्ड वैक्सीन, कि आपने वायरस को ही किल करके मार दिया, दैट इज कोवैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन ही सबसे ज्यादा लगी हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ओके, तो कोवैक्सीन इज किल्ड एंड दिस द कोविशील्ड इज वायरल वेक्टर वैक्सीन। प्रोटीन सेपरेट वैक्सीन, आपने छोटा सा कैप्सिड ले लिया वायरस का और वो आपने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट अब एंटीबॉडीज बनेंगी। सो दैट इज माय कोर्बीवैक्स। कोर्बीवैक्स इतना नहीं यूज किया बट हाँ, यू शुड नो द नेम। PYQ, long question on the coronavirus COVID-19 SARS-CoV-2, short note on pathogenesis of COVID-19, lab diagnosis of COVID-19 and COVID vaccines. Appropriate PPE worn during the specimen collection. क्या PPE में होना चाहिए? ग्लव्स होने चाहिए, गाउन होना चाहिए, N95 रेस्पिरेटर होना चाहिए और फेस शील्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही है, होना चाहिए N95 फेस शील्ड ग्लव्स, इसमें गाउन नहीं है। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क होना चाहिए, गॉगल्स होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, बट इधर हमारे पास गाउन नहीं है ना, तो चारों चीज होने चाहिए। ग्लव्स इज नेसेसरी, N95 मास्क इज नेसेसरी, गाउन इज नेसेसरी एंड फेस शील्ड इज नेसेसरी। ऑल आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ कोविड एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ आप कोविड के ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हो एक्सेप्ट रियल टाइम पीसीआर, तो भाई वही है गोल्ड स्टैंडर्ड। एंटीजन डिटेक्शन भी कर सकते हो, ट्रू नाट भी कर सकते हो। एंटीबॉडी डिटेक्शन, ये मैंने आपको यही पॉइंट बोला था जब मैंने आपको बताया आज, एंटीबॉडी डिटेक्शन इज नॉट यूज फॉर डायग्नोसिस, इट इज यूज्ड फॉर सर्वेलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ आपने सर्वेलेंस के लिए करना है, ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है। अगर एंटीबॉडी डिटेक्शन पॉजिटिव भी आती है तो भी आपने कंफर्मेटरी टेस्ट RT-PCR ही करना है, तो डायग्नोसिस के लिए नहीं है ये एंटीबॉडी डिटेक्शन, इट इज फॉर सर्वेलेंस। A 58-year-old female, हमारी वीडियो में फीमेल इज शर्मिला, सो शर्मिला इज a 58-year-old auntie present with fever, cough, shortness of breath from past 3 days. Female is known case of diabetes and hypertension, दोनों है उसको। On examination, respiratory rate is 28 per minute, SpO2 is 89%, देख रहे हो। Bilateral basal crackles on the lung auscultation, so this is the, आपने जब auscultation की स्टेथोस्कोप लगाया तो आपको crackles सुने, this is the classical sign of pneumonia,
CRP that is C reactive protein which is increased in inflammatory disorders. तो यहां पर inflammation हो रही है तो CRP is increased, D dimer is also increased, मतलब coagulation भी start हो गई है. और chest HRCT that is high resolution CT scan. हाई रेजोल्यूशन चेस्ट पे आपको क्या पता लगता है? ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज पता लगती हैं. और RT-PCR नेसोफेरिंजियल स्वैप करने पर SARS-CoV-2 पर आ जाता है. दिस इज अ सीवियर COVID-19 इन्फेक्शन. ओके, सीवियर क्यों मैंने बोला? बिकॉज यहां पर SpO2 इज लेस देन 91%. कहां गया? लेस देन 90%. देख रहे हो, SpO2 इज लेस देन 90%. तो दिस इज अ सीवियर डिसीज. और साथ में निमोनिया के फीचर्स भी दिख रहे हैं. अगर 90 से ऊपर होता तो मैं मॉडरेट में डाल देता. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो. आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. मैंने काफी इजी बनाने की कोशिश करी है कोविड को. और अगर अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा लगा तभी शेयर करा करो, नहीं तो कोई बात नहीं. यू कैन कमेंट में गालियां दो. आई डोंट केयर. आई केयर फॉर योर गालीज. मतलब आई डोंट केयर का मतलब है कि बेसिकली कि मुझे बुरा नहीं लगता. गाली दो, कोई बात नहीं. सजेशंस दो इंप्रूव करने के. मुझे जब बच्चे सजेशंस देते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सजेशंस देते हैं कि आप ये ऐप यूज करो, ये यूज करो, ऐसे करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट करो, अगर बुरा लगता है तो भी कमेंट करो. यू आर ओपन, यू आर लिविंग इन अ फ्री इंडिया. सब कुछ करो. ओके, प्लीज शेयर टू योर जूनियर्स, टू योर बैचमेट्स, टू योर फ्रेंड्स ऑफ द डिफरेंट कॉलेजेस, एंड प्लीज बी काइंड टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट. थैंक यू. बाय बाय.